Hello everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 5 June 2025 and we are going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But आज का जो date है, we've learnt it so many times. Yes, it is World Environment Day. तो इसके बारे में कुछ history, कुछ facts जान लेते हैं, which is going to be important for your exam, right? So अगर हम देखें history या background, how did this day come into place? तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था which was called as United Nations Conference on Human Environment. United Nations Conference on Human Environment. और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? ये कॉन्फ्रेंस हुआ स्टॉकहोम में, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, राइट? सो स्टॉकहोम, where is Stockholm located? It's in Sweden. राइट तो अगर हम देखते हैं दिस पर्टिकुलर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस विच हैपेंस इन स्वीडन इन 1972, दैट इज जून 5 को ये होता है एंड इसी दिन एक नई बॉडी बनाती है विच इज कॉल्ड एज द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. सो दे मेक अ न्यू बॉडी कॉल्ड एज द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ऑन दिस डेट, यानी कि 5 जून 1972 में. इस पर्टिकुलर UNEP का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर्स है नैरोबी, और नैरोबी कहाँ पे है? इट इज इन केन्या, नैरोबी केन्या. सो UNEP बना इस दिन पे एंड दैट इज व्हाई दे डिसाइडेड कि इस दिन को हम एक डे देते हैं कॉल्ड एज द एनवायरनमेंट डे. तो इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन. पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन विच ऑफ कोर्स डिग्रेड्स द एनवायरनमेंट. तो एक अवेयरनेस लेके आना अमंग गवर्नमेंट्स, अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अमंग इंडिविजुअल्स कि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज ये एनवायरनमेंट ही हमको प्रोवाइड इतना ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ करती है, सर्विसेज करती है, हमारे बेसिक लिविंग के लिए एनवायरनमेंट नेसेसरी है. तो हमको भी इसको प्रोटेक्ट करना होगा, कंजर्व करना होगा, ना कि हमारे लिए बट हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए. सो वी लुकिंग एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट? तो इस बार का जो यू कैन से एनवायरनमेंट डे है, कौन होस्ट कर रहा है? इट इज द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया इसको इस बार होस्ट कर रही है. और अगले साल यानी 2026, दोस्त हु आर गिविंग द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, यू हैव टू रिमेंबर कि अगला एनवायरनमेंट डे इन 2026 विल बी होस्टेड बाय अजरबैजान, राइट? तो ये आपको कुछ फैक्ट्स एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड है. लेट्स नाउ प्रोसीड with our important articles for the day. Now आज के दो articles जो द हिंदू में दिए हैं, it is with regard to environment day. Now it usually happens so जब भी कोई important day होता है, earth day होता है, then you always have articles based on it. तो हम environment related बहुत सारे कुछ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, right? So firstly question ये है, is global warming becoming a distraction? What exactly is this article? ये अभी हम समझते हैं. Now you must have heard of these terms, global warming, climate change, and most of the students get very confused. उनको लगता है कि ये जो terms है green house gases, global warming, ये सब same है. The answer is no. They are related, yes, but they are not same. So what does this mean? पहले ये बेसिक समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे अलग है क्लाइमेट चेंज से एंड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरनमेंट में कुछ गैसेस होते हैं, जैसे कि अगर हम CO2 की बात करें, वी टॉक अबाउट ओजोन, वी टॉक अबाउट वाटर वेपर, सो H2O. सो दीज आर सम गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट को में नेसेसरी है बिकॉज इससे अर्थ का जो टेम्परेचर है बढ़ जाता है. मान लो अगर ये गैसेस ना होते देन हमारा अर्थ का टेम्परेचर वुड बी अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस. तो इतना ठंडा होता एंड इट वुड नॉट बी हैबिटेबल, यानी इंसान यहाँ पे या कोई एनवायरनमेंट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाती. तो ये जो गैसेस है हमारी एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं. दैट्स व्हाई वी से दैट दे आर ग्रीन हाउस गैसेस. जैसे अगर आप कोल्ड कंट्रीज में गए हो, कोल्ड प्लेसेस में गए हो, यू मस्ट हैव सीन एक ग्लास जैसा बिल्डिंग होता है, ग्लास डोर्स होता है जहाँ पे पौधों को ग्रो करते हैं. नाउ व्हाई डू वी हैव दीज सेपरेट walls, ग्लास वॉल्स फॉर दीज प्लांट्स?
बिकॉज अगर वो प्लांट्स में बाहर रखते, ये प्लांट्स ठंडी से मर जाते, राइट? तो उनको जो सनलाइट चाहिए ट्रैप करता है ये ग्लास वाला हाउस, द ग्लास हाउस। सो वैसे ही ये जो गैसेस हैं हमारे अर्थ में, दिस हेल्प्स टू क्रिएट द टेम्परेचर, यानी क्योंकि ये जो बाहर का जो सोलर हीट है ये इसको ट्रैप करता है, जिसके कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है ये बढ़ जाता है। सो एग्जाम्पल, वी हैव सम ग्रीन हाउस गैसेस, एंड ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो सन का हीट है ये यहाँ पे ट्रैप होता है, और ट्रैप की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है ये बढ़ता है, राइट? तो ये हमने देखा ग्रीन हाउस गैसेस आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट। बट हमने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, यानी कि अराउंड 1750s, ये ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ गई, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमंस ने क्या किया, बहुत सारा फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल किया, कोल इस्तेमाल किया, गाड़ियां ये वो करके अ लॉट ऑफ पोल्यूशन अकर्ड इन द एनवायरनमेंट। तो ये जो गैसेस होने चाहिए थे ये काफी अधिक मात्रा में इंक्रीज हुए, जिसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है ये भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। सो द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज वेरी हाई, एंड दिस सिस्टम एंड दिस you can say phenomena is now called as global warming. This is called as global warming, right? Now global warming के कारण क्या हुआ? global warming के कारण उसके जो consequences हैं इसको बोलते हैं climate change. The consequences of global warming is called as climate change. यानी कि we understand टेम्परेचर बढ़ने से हमारे जो बर्फ के स्लैब्स हैं, the glaciers जो होते हैं माउंटेन्स पे या कोल्ड प्लेसेस में, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये पिघलने लगते हैं। तो ये जब पिघलने लगते हैं हमारा जो पानी का मात्रा है, if you talk about the sea level, that also increased, जिसके कारण कुछ ऐसे आइलैंड्स थे that were also getting submerged, राइट? पानी का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गया, पानी का लेवल्स भी बढ़ गया। फर्दर हमारे जो क्लाइमेट में अगर आप देखते हो कभी भी बारिश होती है, ड्राउट्स, फैमिन्स, सो दीज इरेक्टिक टेम्परेचर इवेंट्स जो या वेदर इवेंट्स जो कहते हैं, इसके ये ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण है, विच इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत तेजी से, बहुत ही इलॉजिकल चीजें हम देखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट चेंज, राइट? सो ये हमने तीन चीजें देखी, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। नाउ लेट्स कम बैक टू द आर्टिकल। आर्टिकल में टू इंश्योर कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा ना हो, लाइक टेम्परेचर इतना ज्यादा तेजी से ना बढ़े, हमने एक सेट किया था कि कितना टेम्परेचर ओके है। सो दैट इज मेनली एक समिट हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, एंड द मीटिंग इज कॉल्ड एज COP21। ठीक है, कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये एक मीटिंग होता है जहां पे क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो COP21 यानी कि द 21st मीटिंग ये हुई थी पेरिस में, ओके? कब हुआ था ये? 2015 की बात है। तो ये जब पेरिस में मीटिंग हुआ, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज ने एक अग्रीमेंट लेके आए, ओके? साथ में उन्होंने एक अग्रीमेंट पास किया विच इज कॉल्ड एज द पेरिस अग्रीमेंट, बिकॉज इट हैपेंड इन पेरिस। और इन्होंने बोला कि हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वी हैव टू इंश्योर कि हमारा जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है ये 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, यानी कि हमको लिमिट करना है हमारा ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर इससे ज्यादा बढ़ा देन क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स इरिवर्सिबल होंगे, यानी कि हम उसको वापस नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल सी में नहीं ले आएंगे। सो दिस इज विद रिगार्ड टू 2 डिग्री सेल्सियस। फर्दर हम देखते हैं कि हम ट्राई करेंगे, पूरा एफर्ट लगाएंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो द एफर्ट मानना है कि 1.5 एंड 2 डिग्री इज लाइक द हायर लिमिट, इससे ज्यादा तो कतई ही नहीं होना चाहिए, राइट? सो दिस इज मेनली पुश्ड बाय द स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, बिकॉज ये कंट्रीज पुअर थे एंड दे हैड मोर रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट? सो इसीलिए इन्होंने एग्रीमेंट दिया है। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें क्या हमारा we have we won this battle, how we have we ever ensured कि हमारा 1.5 से ज्यादा नहीं हो? Let's understand, that's given in the article, right? So यहाँ पे did we cross 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सम क्लाइमेट मॉडल्स, कुछ स्टडी ये कहता है कि हाँ हमने ये एक्सीड कर लिया है, ठीक है, बट कुछ मॉडल्स ये भी कहते हैं कि नहीं अभी तक हम प्रॉपर चल रहे हैं, देयर इज नो नीड टू वरी।
और अगर आप कंपेयर करो 23, 24, 2025 में, आप देख सकते हो कि कुछ साल में टेम्परेचर बहुत बड़ा है, समटाइम्स द टेम्परेचर हैज नॉट इंक्रीज सो मच. सो इफ यू सी द वार्मिंग रेट्स टेंड टू ड्रॉप आफ्टर सडन स्पाइक्स, यानी कि 23 में 24 में बहुत तेजी से बढ़ गया था, बट अभी अगर आप 25 की बात करो द वार्मिंग हैज रिड्यूस्ड. सो ये एक पैटर्न हम देखते हैं, इंक्रीज भी दिख रहा था, वार्म टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा था, बट कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि नहीं, टेम्परेचर अभी कम है. सो देयर इज एन अनसर्टेनिटी जो हम कहते हैं इन करंट वार्मिंग, जिसके कारण हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये 1.52 डिग्री सेल्सियस, शुड वी टेक दिस एज अ मेजर फॉर क्लाइमेट चेंज, या हमको चेंज करना चाहिए. ये अभी एक क्वेश्चन हमारे ग्लोबल एनवायरमेंटलिस्ट के मन में है कि क्या करें अभी. सो आर्टिकल ये कवर करता है कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट टेम्परेचर अभी बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, सो वी कैन नॉट ऑब्सेस ओवर टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर. हमको चेक करना है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, यानी कि जैसे कि साइक्लोन्स हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, ड्राउट्स हो रहे हैं, इसके लिए हमको कंट्रीज को प्रिपेयर करना है. वी शुड हैव प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस कि कभी अगर कुछ ऐसी चीजें होती है, कंट्रीज शुड हैव द टेक्नोलॉजी, शुड हैव द मनी, शुड हैव द फंड्स टू डू सो. तो ये पूरा आर्टिकल इसमें कवर किया है. दूसरा आर्टिकल भी इसी से रिलेटेड है, इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड क्यों हो रहा है, व्हाट इज द कॉजेस कि एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है. तो जल्दी से देखते हैं. So the root causes of environmental degradation, बहुत सारे facts भी आते हैं इसमें. So let's understand. First thing is fossil fuel पे dependency है हमारी. That means what is fossil fuels? We talk about coal, petrol. ठीक है, ये जो fossil fuels हैं जो हम बहुत सालों लगते हैं बनने के लिए, and जब यूज होता है it also creates a lot of pollution. It creates a lot of byproduct that is not good for the environment. तो इससे अगर हम देखते हैं, कोल की बात करें, 70% we still use it for electricity. इनफैक्ट गवर्नमेंट का यहाँ पे है कि वी नीड टू एंश्योर कि 50% हो हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी. ओके, अभी 60% है, ये कोल से बन रहा है. हमारा लक्ष्य है कि 50% होना चाहिए बाय रिन्यूएबल एनर्जी. व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी? जो बनती है विच इज क्लीन एनर्जी, राइट, विद रिगार्ड टू सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सब क्लीन एनर्जी है. तो हमारा लक्ष्य है कि हमारा टारगेट है कि वी नीड टू एंश्योर ज्यादा से ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी से लाए, नॉट यूज कोल, राइट, बिकॉज इट्स पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट. सेकेंड, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज. तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. रिसेंटली आपने न्यूज देखा होगा, कंचागच्चीबोली, वेयर इज दैट? तेलंगाना. Then RA colony, that is in RA forest in Maharashtra, Mumbai. If you talk about even Jaipur में recently था, they were creating for malls, industrial development के लिए डोलकाबाद, right? तो वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहे थे. So you see that urban forest को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है. यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, मॉल्स के लिए, ऐसे सब चीज़ों के लिए फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करते हैं. तो इसका भी चेंज, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा. एंड दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट. और यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हम 33% फॉरेस्ट हमारा हो बाय 2030. 33% बाय 2030 इतना हमारा फॉरेस्ट होना चाहिए. अभी हमारा फॉरेस्ट कितना है? अबाउट 25.17%, राइट. ये हमारा टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर है और हम चाहते हैं अराउंड 33% हो. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन. हमको पता है इंडिया इज लार्जली एग्रेरियन, सो वी यूज अ लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स, नाइट्रेट्स, प्लास्टिक्स, यानी कि हम अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, विच फर्दर डिग्रेड्स द इकोसिस्टम, द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये केमिकल्स फिर सीप इन करते हैं, पानी में मिल जाते हैं, दैट इज क्रिएटिंग हार्म टू द बायोडाइवर्सिटी. फोर्थ, वेस्ट मिसमैनेजमेंट एंड अर्बनाइजेशन. नाउ वेस्ट को अच्छे से तुम डिकम्पोज नहीं कर रहे हो, मैनेज नहीं कर रहे हो, जिसके कारण वी सी दैट 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होता है एनुअली इन इंडिया. ओके, और इसमें सिर्फ 20% को हम प्रोसेस करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वेस्ट इन द एनवायरमेंट. The fifth and the last one, over consumption कर रहे हैं हम. Okay, so we know we live in a consumerist
एटमॉस्फेयर जहाँ पे हर नई फैशन को हमको चाहिए, न्यू कार्स, न्यू बाइक्स, न्यू स्पोर्ट्स शूज, वी वांट टू बी अपडेटेड। और ये कंज्यूमरिज्म के कारण वी सी दैट अ लॉट ऑफ गुड्स आर क्रिएटेड एंड दिस इज क्रिएटिंग टू हम इसके कारण हम गुड्स और सबका जैसे कि फॉरेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, और दिस इज क्रिएटिंग मोर प्रोडक्ट्स इन द एनवायरमेंट, राइट, मोर प्रोडक्ट्स दैट वी आर बिल्डिंग। तो ये पॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द लेके आता है, स्पेशली इन द पुअरर कंट्रीज जहां पे इनका प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे इनको सोर्स किया जाता है इनका मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो ये पूरा हम देखते हैं, दिस आर द मेन रीजंस जिसके कारण एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। एंड यहाँ पे वी गॉट अ लॉट ऑफ फैक्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो इंडिया ने कुछ और यहाँ पे टारगेट्स भी रखे थे। हमको पता है कि वी वांट टू इंश्योर कि 500 गीगावाट बने, राइट, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से आए बाय 2030। तो यही हमने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने प्लेज किया था कि हम एनवायरनमेंट के लिए ये सब करेंगे ताकि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स ज़्यादा ना हो, राइट। सो वी सी दैट 500 गीगावाट्स बाय रिन्यूएबल एनर्जी, राइट, वी आर यूजिंग अबाउट 140 गीगावाट्स बाय विंड अलोन। तो ये सब हमने ऐसे बताया था ताकि ये इसको हम बोलते हैं एनडीसीज यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, व्हाट इंडिया वांट्स टू डू फॉर द एनवायरनमेंट, राइट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल देन। अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू नेक्स्ट सेंसस टू बी कंक्लूडेड बाय मार्च 2027। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारा सेंसस डेटा होगा बाय मार्च 2027। सो दिस इज अ न्यू डेट दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ। और ये जो है सेंसस, लास्ट सेंसस कब हुआ था? लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। सेंसस हर 10 साल में होता है। 2011 के बाद 2021 में होना था, बट अफसोस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19, राइट। उसके बाद इलेक्शंस हुए, उसके बाद लॉट ऑफ डिलेज के कारण हम देखते हैं फाइनली with a gap of 16 years, right, we are going to see that 2027 में फाइनल ये सेंसस होगा। ये सेंसस 2 पार्ट्स में या 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज हम देखते हैं March 1st 2027 will be for the rest of the India, but there will be some in October 2026, October 1st 2026 में mainly for Union Territories of Ladakh, Jammu Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। यहाँ पे वी हैव October 1st 2026 यानी कि इस अक्टूबर में, एंड बाकी के जगह में March 1st 2027। तो ये आपको 2 फेजेस याद रखने हैं। So we've got about 24 lakh enumeration blocks were finalized for 2011 census. यही यूज किए जाएंगे 2027 के सेंसस में। There will be about each block will consist about 150 to 180 houses, या 800 लोगों को यहाँ पे हम carry out करेंगे in each block. Now let's understand some more facts with regard to this census. तो ये सेंसस होगा as we said March 1st 2027, 16 साल के गैप के बाद। ओके, नेक्स्ट, ये पहला एक डिजिटल सेंसस होगा। सो डेटा यहाँ पे बिफोर दे यूज्ड टू कम विद पेपर एंड दे यूज्ड टू मार्केट, तो ये डिजिटल वे में कलेक्ट करेंगे, राइट। इसके अलावा ये कास्ट के बारे में भी डेटा मांगेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट सेंसस वेयर कास्ट एन्यूमरेशन विल बी डन, स्पेशली इफ यू सी आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले ये कास्ट एन्यूमरेशन होता था, और पहले हुआ था 1931 में। सो द कास्ट सेंसस दैट हैपेंड इन 1931। तो अभी ये इसके बाद हम अभी देखते हैं कि ये कास्ट भी पूछेंगे, अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दे आर गोइंग टू आल्सो आस्क व्हिच कास्ट यू बिलोंग टू। नेक्स्ट, ये 2 फेजेस में होगा, एक है हाउसिंग शेड्यूल्स होगा, और दूसरा होगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, यानी कि आस्किंग ईच पर्सन यहाँ पे विद रिगार्ड टू व्हाट इज द कास्ट काउंट, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पीपल, पॉपुलेशन। तो ये सब हमको डेटा मिलेगा। नाउ लेट अस सी इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन? मतलब सेंसस के बाद व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू सी। तो पहला है यहाँ पे डीलिमिटेशन। पहला है यहाँ पे डीलिमिटेशन। नाउ व्हाट इज डीलिमिटेशन? डीलिमिटेशन आर्टिकल हम 82 या 170 में देखते हैं। पॉलिटी में आपने ये किया होगा, बहुत बार पहले भी किया है, बट लेट्स हैव अ क्विक रिकैप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वी नो दैट हर रीजन से एक कैंडिडेट चुन के आता है, एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के होता है। सो दीज बाउंड्रीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट, कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इलेक्ट होता है ना। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वल नंबर से होना चाहिए, मतलब if one constituency is made of 100 people, ठीक है, दूसरा constituency also to be made of 100 people, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 लोग एक को वोट करें और दूसरे constituency में 50 lakhs are voting for one person, ये तो अनइक्वल होगा। तो सेंसस के बाद जब आपको आप जानते हो कि कितने लोग कहाँ पे है, you start creating these boundaries ताकि हर जगह से there is equal representation, राइट। सो यहां से भी 10 लाख होंगे, यहां पे से भी 10 लाख एक को चुनेंगे, यहां से भी 10 लाख होंगे जो एक कैंडिडेट को चुनेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डीलिमिटेशन, और ये हमेशा सेंसस के बाद होता है, गिनती के बाद होता है, बिकॉज जब भी तुमको पता है कितने लोग हैं तो ही तुम ये ड्रॉ कर पाओगे, राइट। सो दैट इज द डीलिमिटेशन, और यहाँ पे वी सी दैट दिस विल बी बेस्ड ऑन दिस सेंसस, दैट मीन्स आफ्टर द 2027 हम ये देखेंगे डीलिमिटेशन बनेगा। नाउ ये फर्दर जो सेंसस होगा, दिस विल ऑल्सो इम्पैक्ट द 33% ऑफ रिजर्वेशन। मतलब यहाँ पे एक बिल आया था जहाँ पे कहा गया था कि वंस द सेंसस इज डन वी आर गोइंग टू इंश्योर कि 33% ऑफ रिजर्वेशन ये महिलाओं को मिले, स्पेशली इन पार्लियामेंट एंड असेंबली। बिकॉज अभी हम देखते हैं व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ वुमेन इन द लोकसभा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द करंट नंबर आउट ऑफ द 543 पीपल, कितने महिलाएं हैं? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। वन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, यू हैव टू नो द नेम। तो ये बहुत कम है, तो अभी हम चाहते हैं कि ये 33% हो ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं कम अंडर इन लोकसभा एंड यू कैन से द असेंबली इलेक्शंस। फर्दर नेक्स्ट इलेक्शंस कब होगा? 2029 में, राइट। वी नो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे 24 में एंड नाउ वी हैव इलेक्शंस इन 2029। तो ये हमने देखा विद रिगार्ड टू द सेंसस एंड द इम्प्लीकेशंस। नाउ आज के जो द इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल दिया है विद रिगार्ड टू द कास्ट सेंसस ऑफ 1931। मैंने कहा था कि ये पहला बार ऐसा सेंसस होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जहां पे कास्ट का भी एन्यूमरेशन हो रहा है। तो पहला जो 1931 में हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो ये पहली बार ऐसा सेंसस हुआ टू फेस सीरियस पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस। नाउ व्हाट वाज द चैलेंज ऑल्सो, हम देखते हैं कि इंडिया में तब क्या चल रहा था। इट वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो कांग्रेस ने भी इसको बॉयकॉट कर लिया था। सो देयर वाज अ बिग चैलेंज विद रिगार्ड टू फॉर द ब्रिटिशर्स, और नॉट ओनली ब्रिटिश, उस टाइम पे हम ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। सो इट इंक्लूडेड इवन बर्मा, इवन म्यांमार इट वाज इंक्लूडेड। सो इट इज सेड कि अराउंड 35 करोड़ पीपल को यहाँ पे सेंसस करना था, एंड which is about 185 crore estimated population of the world. Okay, we have 85 persons per square kilometer distance of density of population था। तो ये कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया है। Now coming to understand ये 1931 सेंसस कैसे डिफरेंट है हमारे अभी के सेंसस से। ऑफ कोर्स अभी के सेंसस से हमको ज्यादा डेटा नहीं दिया गया है बिकॉज ये 27 में हो रहा है, बट उस टाइम के सेंसस कैसा था ये हम देखेंगे। So we had about 18 questions वो पूछते थे, and one question was also कि तुम्हारा रेस, ट्राइब या कास्ट क्या है। Okay, so they asked this explicitly. तो ये सेंसस हम देखते हैं कि पहले 1972 के पहले या के बाद ये पूछा जाता था कि what is your caste, and here we see 1931 के बाद they never asked this. Okay, they never asked this. So यहाँ पे you had resistance in Punjab, Bahawalpur and Bengal. 18.83 लाख को पूछा गया है, and इसमें से 60,000 जो से हिंदूज थे, एंड इन्होंने क्या बोला, they did not fill any caste. They did not fill any caste. So if you see, even कांग्रेस इन्होंने बॉयकॉट किया था, and they said कि Jan 11, 1931 इस दिन को उन्होंने बोला था सेंसस बॉयकॉट संडे। They named it as census boycott Sunday. So अभी भी ये चैलेंज, आर्टिकल यही कहता है कि अभी भी ऐसा चैलेंज आ सकता है that many people don't answer, they give a false caste, and that is also because ये जो acceptance है with regard to the caste, many people still deny with regard to this. Some woke and want to also not give the government the real data. तो ये पूरा हम देख रहे हैं कास्ट इन 1931, एंड अभी हम देखते हैं 2027 में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, हु इज ही इज वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार,
ठीक है, ये कौन है? हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। तो इन्होंने एक रिसेंटली एक मीटिंग चेयर किया था विद रिगार्ड टू नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजंस। नाउ यहाँ पे इनका गोल है, इनका लक्ष्य है कि दे वांट टू क्रिएट अ बेटर प्लेस फॉर द सीनियर सिटीजंस। व्हाई? इट इज करेंटली सीन, अगर हम 2011, क्योंकि ये हमारे पास ओल्ड सेंसस है, कि 8% of the Indian population is the senior citizens, 8% is senior citizens, और ऐसे कहा जाता है कि ये नंबर 20% होगा when India will be a developed country. And when will India be a developed country? By 2047. ठीक है, सो बाय 2047 20% जो हमारा पॉपुलेशन होगा ये सीनियर सिटीजन्स होगा। ये डेटा कहाँ है? तो विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स वी नीड टू एंश्योर दैट दे आर बेटर पॉलिसीज इन प्लेस, देयर आर बेटर लीगल प्रोविजंस इन प्लेस। ओके, वी नीड टू सपोर्ट देम इन दिस जर्नी। तो यहाँ पे हम देखते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करता है कि 12% ऑफ द 12.16% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी सीनियर सिटीजंस बाय 2026। यानी कि इस सेंसस में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 और 20 के बीच में, यानी कि 12% कुछ सीनियर सिटीजंस अभी होंगे। So now the number is increasing, right? So therefore, what has the government done so far? ये हम देखते हैं। तो कौन सी योजना है, कौन सी एक्ट्स है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, जहां पे 5 लाख सीनियर सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड विद फ्री असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस। तो जो भी उनको मे बी छड़ी चाहिए या उनको कान में लगाना है, जो भी दे रिक्वायर दिस डिवाइसेस, उनको यहाँ पे फ्री में, मुफ्त यहाँ पे दिया जाता है, मेनली विद रिगार्ड टू द बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। We also know with regard to आयुष्मान भारत, तो अगर जैसे कि सीनियर सिटीजन्स अगर हैं, उनको भी यहाँ पे फ्री इंश्योरेंस मिलता है, राइट? 5 लाख पर फैमिली का होता है। तो यहाँ पे आयुष्मान भारत के अंदर भी इनको एक्सेप्शन दिया गया है। That does not depend कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या नहीं, सभी सीनियर सिटीजन्स को, राइट, मेनली हु आर अबाउट 75, इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इंश्योरेंस, उनको सर्जरी करनी है तो उनको 5 लाख गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फर्दर, सीनियर सिटीजन पोर्टल, ये एक पोर्टल होगा जहां पे अगर कोई सीनियर सिटीजन सर्विसेज चाहता है, डायरेक्टली वो इस पोर्टल के थ्रू अंडर वन रूफ एवरीथिंग, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द सीनियर सिटीजन। अगर उनके कोई क्वेरीज है, कंसर्न्स हैं, ग्रीवांसेस हैं, तो ये यहाँ पे दर्ज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे डीपीएसपी में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी में, जो आर्टिकल 41 में दिया है कि द स्टेट शुड मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज। यानी कि ये डीपीएसपी इज बेसिकली टेलिंग यू स्टेट की ड्यूटी है। स्टेट की क्या ड्यूटी है कि ओल्ड एज के लिए भी कुछ ऐसे प्रोविजंस करने चाहिए। तो ये आर्टिकल 41 में लिया गया है। फर्दर, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, ये एक्ट आया था 2007 में। तो यहाँ पे बोला है कि जो बच्चे हैं, उनके लीगल एज हैं, उनको केयर प्रोवाइड करना है, दे आर ऑब्लिगेटेड, उनको मैंडेटरी किया है कि उनके एल्डर पेरेंट्स को पैसे, फाइनेंशियल एंड फिजिकल सपोर्ट देना है। ये भी कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स शुड मेक ओल्ड एज होम्स, स्टेट गवर्नमेंट्स को ओल्ड एज होम्स बनाना चाहिए, ये भी ये एक्ट कहता है। And finally, there was a policy that was called as a national policy on older persons. ये आया था और 2011 में ये ड्राफ्ट भी अपडेट हुआ है और यहाँ पे बताया है कि there should be a proper groundwork for inclusive एल्डर केयर पॉलिसीज। तो ये मीटिंग में वही डिस्कस किया है कि कैसे हम ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए फॉर ओल्ड एज होम्स, ये सब इस मीटिंग में वी हैड सीन। राइट, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू अ गुड न्यूज फॉर इंडिया कि इंडिया एक प्रेसिडेंट बना है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। ठीक है, और किस 3 ईयर का टर्म है, 2005 से लेके 2008 का टर्म है ये। तो व्हाट इज दिस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस? लेट अस नाउ सी। तो ये एक ग्लोबल बॉडी है विच कंसिस्ट ऑफ 31 कंट्रीज, 20 नेशनल सेक्शंस, 15 ऐसे सेंटर्स, एकेडमिक सेंटर्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज लाइक जापान, चाइना, जर्मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मेक्सिको, स्पेन, कतार, मोरक्को, इंडोनेशिया, among others. So there are 31 countries. So you know these countries are also part of it. तो ये क्या फोकस करता है? इट फोकस ऑन साइंटिफिक रिसर्च स्पेशली इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में ये और भी स्टडी करता है और
और हेल्प भी करता है यूएन इनिशिएटिव्स में. इट ऑल्सो एंगेजेस इन यूएन इनिशिएटिव्स. सो इट्स नॉट फॉर्मली एसोसिएटेड विद यूएन बट इट ऑल्सो हेल्प्स यूएन विद रिगार्ड टू दिस. ओके, विद रिगार्ड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो इंडिया एक मेंबर है सिंस 1998 और कौन सी बॉडी इसको रिप्रेजेंट करती है? इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, DARPG. ओके, नाउ ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये बॉडी? दिस वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, pensions and with regard to personnel. Okay, so once again I'm repeating, कौन सी मिनिस्ट्री? बड़ी सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. एंड हु इज द मिनिस्टर ऑफ दिस? यू आर गोइंग टू टेल मी कि इस मिनिस्टर का नाम क्या है. हु इज द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस? प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर. नेक्स्ट, तो यहाँ पे वी श्रीनिवास ये सेक्रेटरी है DARPG के और ये कैंडिडेट हैं. इसमें ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, राइट? PM मोदी ने इनको नॉमिनेट किया है. एंड इस प्रेसिडेंसी के लिए 4 कंट्रीज यहाँ पे compete कर रही थी, जो है इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, बहरीन. इंडिया और ऑस्ट्रिया फाइनल्स तक पहुंची. And finally we see India has won this presidency from 2025 to 2028. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी he is going to attend the BRICS का summit. और BRICS का summit कहाँ पे होगा? It is going to happen in Brazil next month. तो ये बहुत ही एक important meeting है, especially after we see the Pahalgam attack and Operation Sindoor. This is the first time we are also going to meet China, who is supporting Pakistan, right? In this case. And ये मीटिंग यूएस से भी बहुत क्लोज से देख रहा है, ऐसे कहा गया है, बिकॉज ब्रिक्स में उनके दुश्मन ज्यादा हैं. जैसे कि अगर हम रशिया की बात करें, अगर चाइना की बात करें, राइट? सो उनको डर लगता है कि ये एंटी वेस्ट तो नहीं है, राइट? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एंटी वेस्ट लग रहे हैं मुझे. फर्दर ब्रिक्स का पहले ये कहना भी था कि हमको डॉलर पे इतना डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, डॉलर में इतना डिपेंडेंसी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो ट्रेड करते हैं दे usually use dollars. So they said that we should try and include something where we are not reliant on this dollar. जिसके कारण यूएसए ने बोला था कि मैं ब्रिक्स के कंट्रीज पे क्या लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा ह्यूज टैरिफ्स. सो दिस वाज द यू कैन से द टर्मोइल, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्मोइल दैट वी सी विद ब्रिक्स एंड द यूएस. नाउ लेट्स कमिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अबाउट. तो ब्रिक्स की बात करें, ये पहले बनी थी कंट्रीज फ्रॉम ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना. साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ 2010 में. इसका पहला मीटिंग होता है 2009 में. एंड ये जो मीटिंग है इट वाज इन येकातेरिनबर्ग. और ये येकातेरिनबर्ग कहाँ पे है? ये रशिया में है. सो दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग. अभी जो रीसेंट मीटिंग होगी दैट विल बी द 17th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स. It will be the 17th meeting of the BRICS और ये होगा कहाँ पे? ये as I said it is happening in Brazil. इसका जो थीम है, okay, this year's theme is strengthening cooperation in the global south, for more inclusive and sustainable governance. What is the motto? Strengthening cooperation in global south and for more inclusive and sustainable growth. तो यहाँ पे कहीं भी बोला नहीं है कि हम दूसरा डॉलर यूज कर रहे हैं या दूसरा करेंसी यूज कर रहे हैं. So that is what the BRICS countries are also saying. Now BRICS में बहुत सारे दूसरे countries भी आए हैं अभी. Apart from BRICS, we also have Egypt, Ethiopia, Iran and UAE, and the recent country to join is Indonesia. Please remember these. Once again I'm repeating: Egypt, Ethiopia, Iran, UAE and Indonesia. Indonesia being the latest one. एक कंट्री ने रिजेक्ट भी किया था to join the BRICS and that is Argentina. एंड एक कंट्री ने बोला है कि हम ज्वाइन करेंगे बट अभी तक फॉर्मल डिक्लेरेशन साइन नहीं किया है. एंड विच इज दैट कंट्री? दैट इज सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया ने क्या किया है? बोला है कि हम ज्वाइन करेंगे बट हैज नॉट साइन. There are also two countries who want to join the BRICS, which is Turkey and Azerbaijan. तो ऐसे आपको फैक्ट्स पूछा जा सकता है. So please ensure that you write it down. तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोदी जी is going to go for the summit next month. And अगर हम देखते हैं, this is also like if we compare with another organization called the G7, जो 1975 में बनी थी after the oil crisis. तो ये countries होती हैं कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएस along with the EU.
ये बनता है 30% ऑफ द वर्ल्ड जीपी, सो दे कॉन्स्टिट्यूट फॉर 30% ऑफ द वर्ल्ड जीपी। तो उसके मुकाबले में अगर ब्रिक्स की कंट्रीज देखें, दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 39% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो एक जगह पे G7 है जहां पे इंडिया पार्ट नहीं है और ये कंट्रीज भी पार्ट नहीं है, ओके, नन ऑफ द कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस। तो G7 मेक्स अबाउट 30% बिकॉज दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, और ये जो कंट्रीज हैं विच इज about 10 countries, right? So these are 5 and this is 5, so the total of 10 countries BRICS के, these make about 39%। तो ये ज्यादा इनका वेटेज भी है if we compare through the world GDP। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा with regard to BRICS। Let's proceed to the next article। अगला आर्टिकल बस याद रखना है आपको कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अभी बोला है कि हम साथ मिलके काम करेंगे to combat terrorism। So we know who has come to India now। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर, ऑल्सो द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है रिचर्ड मार्ल्स। Okay, Richard Marles is the Deputy Prime Minister and the Defense Minister. Can you tell me who is the Australian Prime Minister currently? Use the comment section to answer. Right? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने अभी बोला है that we are going to have we're going to ensure that वो हमदर्दी जताते हैं with regard to the recent terror attacks that has happened in the Pahalgam, as well as it is saying that वो हमको support कर रहे हैं इसमें। Further they are if you see this visit is also important because it marks the 5th anniversary of India's the comprehensive economic special partnership की बात करें तो ये 5th anniversary होता है, and that is why we see और रिचर्ड मार्ल्स यहाँ पे आए हैं। Further in this particular case हम देखते हैं in this picture also हमारे जैसे राजनाथ सिंह हैं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनको यहाँ पे इनवाइट किया है विद रिगार्ड टू हैविंग ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। तो ये 2+2 डायलॉग होगा, ओके, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। हमारे जैसे डिफेंस एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे, उनके डिफेंस एंड फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग करेंगे। डिफेंस या फाइनेंस या डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर साथ मिलके डिसाइड करेंगे। विच इज द ऑर्गेनाइजेशन जहां पे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साथ है, ओके। अगर हम देखते हैं व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस वे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बोथ आर मेंबर्स, तो एक है क्वाड में देयर आर 4 कंट्रीज, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ओके, दैट इज क्वाड। देन वी आल्सो हैव G20 जहां पे दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। सो द नेक्स्ट आर्टिकल मोर ऑफ अ वन लाइनर, सो रिमेंबर जस्टिस हेमा कमिटी रिपोर्ट। ये पूछ सकते हैं आपको कि ये कौन से चीजों से रिलेटेड है। दिस इज विद रिगार्ड टू सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, ओके, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, ओके, इन द फिल्म इंडस्ट्री। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इज 2017 में एक कमिटी बिठाई गई थी, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हेमा कमिटी। तो इसमें इन्होंने केसेस दर्ज किए थे, एक रिपोर्ट फाइंड किया था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद वुमेन, प्रॉब्लम्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, असॉल्ट इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। तो ऐसे 60 केसेस यहाँ पे लोगों ने बताया, दो फीमेल एक्ट्रेसेस मॉडल्स ने बताया 60 सच केसेस, बट ये गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया था। व्हाई, व्हाट वाज द रीजन व्हाई दे डिड नॉट पब्लिश? द रीजन वाज इन्होंने कहा कि ये जो पर्सनल स्टोरीज हैं, राइट, दिस विल बी अ वायलेशन ऑफ देयर प्राइवेसी, उनका जो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर, दैट विल बी वायलेटेड, राइट, बिकॉज अगर आप ये पब्लिक में डालते हो, उनके स्टोरीज पब्लिक में डालते हो। एंड वी सी दैट करंटली अराउंड 35 केसेस ने वापस ले लिया है, 35 केसेस हैव बीन कैंसिल्ड। द रीजन ऑल्सो सम ऑफ देम से कि ये केस झूठे भी हो सकते हैं, दीज केसेस आर ओनली टू पिन डायरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ दोज। तो ये एक दूसरा साइड भी है कि क्या कितनी सच्चाई है इन केसेस में। सो दैट इज द होल रीजन व्हाई दे हैव ड्रॉप, पुलिस हैव ड्रॉप द यू कैन से इंस्पेक्शन और दीज सेक्सुअल असॉल्ट केसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जस्टिस हेमा कमिटी रिपोर्ट इज रिगार्डिंग व्हाट? यू हैव टू रिमेंबर दैट इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री दिस इज फॉर checking on the working conditions of the women with regard to the sexual harassment and assault in this industry. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल एक एक्सपीडिशन से रिलेटेड है, यानी कि we've recently seen कि कोची केरला में
एक शिप डूब गया था एंड वी नो द शिप इज अ लाइब्रेरियन फ्लैग्ड MSC Elsa 3. दिस वाज द नेम ऑफ द शिप जो संक हुआ ऑन May 24th. अभी यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई है, ओके, एंड विच इज दैट इन्वेस्टिगेशन वेसल? इट इज कॉल्ड एज फिशरीज ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल, और इस वेसल का नाम है सागर संपदा. दिस वेसल का नाम है सागर संपदा. तो सागर संपदा, इट इज ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये एक्सपीडिशन यानी कि ये रिसर्च कैरी आउट करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये डूबने से, ये कंटेनर डूबने से क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं पानी में. तो ये पानी का अलग अलग रीजन से पानी इकट्ठा करेगा, सैंपल्स लेगा, स्टडी करेगा उसमें मात्रा क्या है, एंड दे विल अंडरस्टैंड और इन्वेस्टिगेट द पोटेंशियल इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट्स, राइट, जियोकेमिकल इम्पैक्ट्स ऑन द वाटर्स. तो ये पूरा आर्टिकल है विद रिगार्ड टू कोची शिपरेक जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था May 27 में. And this is all with regard to today's article. I hope you have understood a lot of these articles. Don't forget to watch the next video जहाँ पे हम 20 GK questions discuss करेंगे. Thank you so much for watching.